साथियों, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, क्या उसका अर्थ है, क्या कारण होते हैं क्रांति के और किस प्रकार से हम क्रांति को रोक सकते हैं, तो रोकने से संबंधित उनके उपाय, उनका विस्तृत रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अरस्तु प्रथम यूनानी राजनीतिक विचारक है जो राजनीति विज्ञान का पिता कहलाता है। अरस्तु ने क्रांति संबंधी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। पॉलिटिक्स के भाग 5 में उन्होंने क्रांति के कारणों का और पॉलिटिक्स के भाग 7 में क्रांति को रोकने के उपायों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। लेकिन यह तथ्य है कि अरस्तु क्रांति के कारणों की अपेक्षा उपायों पर अधिक बल देते हैं, अर्थात यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए बारकर इसे रूढ़िवादी या परंपरावादी विचारक कहते हैं। अर्थात अरस्तु यूनानी सभ्यता को, यूनानी शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते थे। वो नहीं चाहते कि क्रांति के माध्यम से इस यूनानी व्यवस्था को बदलकर कोई और व्यवस्था लाया जाए। इसलिए अरस्तु यथा स्थितिवादी या रूढ़िवादी विचारक, बारकर जैसा कि कहलाता है। अरस्तु के समय राजनीतिक अस्थिरता यूनानी नगर राज्यों की प्रमुख विशेषता थी। इसके दुष्परिणाम उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखे थे। इसलिए अरस्तु ने संविधान में होने वाले हर छोटे और बड़े परिवर्तन को क्रांति कहा है। यह क्रांति अरस्तु के विचार में एक विद्रोह है, एक उपद्रव है और विनाश का पर्याय है। पॉलिटिक्स के भाग 5 में कारण है, कारण में उसने 2 मूल कारण और सामान्य कारण तथा भाग 7 में उन्होंने उपाय बताए हैं। शुरुआत करते हैं क्रांति के 2 मूल कारणों से। क्रांति के 2 मूल कारण बताएं, असमानता और अन्याय। पहला, असमानता। समाज में गरीब और अमीर वर्गों में असंतुलन की स्थिति होना ही असमानता है। जब समाज के एक वर्ग में व्याप्त असमानता का अंत करने की लालसा प्रकट होती है तो वो क्रांति को जन्म देती है। अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए, और यही मनोदशा क्रांति को जन्म देती है। दूसरा जो मूल कारण वो अन्याय है। अरस्तु के अनुसार समाज में जब अन्याय अपने चरम पर होता है तो असंतोष जन्म लेता है और असंतोष क्रांति को जन्म देता है। इसीलिए अन्याय या दुर्भावना, असंतोष और अस्थिरता ये क्रांति के सबसे बड़े कारण हैं। विशेष या सामान्य कारण जो हर राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं। शासकों में धृष्टता, घृणा और अत्याचार, भय एवं अविश्वास, सम्मान की लालसा भी क्रांति का एक कारण होता है। जातिगत भिन्नता, चुनावों में धांधली, ये भी एक क्रांति का बड़ा कारण होता है। अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा, जब शासन छोटे मोटे परिवर्तन करने की उपेक्षा कर देते हैं तो बड़ी क्रांति होती है। और मध्यम वर्ग का अभाव। अरस्तु कहता है कि मध्यम वर्ग सामंजस्यकारी होता है। अतः किसी शासन व्यवस्था में यदि मध्यम वर्ग का अभाव है तो वो क्रांति का कारण होता है। अब विशेष शासन प्रणाली में क्रांति के विशेष कारण, अर्थात अरस्तु ने जो 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई है और उन शासन प्रणालियों में क्रांति यदि होती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण है और विशेष कारण है। जैसे राजतंत्र और
निरंकुश तंत्र में इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में क्रांति का प्रमुख कारण पारिवारिक कलह, पारस्परिक द्वेष और शासक द्वारा जनता पर अत्याचार करना आदि प्रमुख हैं। निरंकुश तंत्र में शासक की निरंकुशता ही क्रांति का कारण बनती है। कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में देखें तो पद और सम्मान बहुत छोटे वर्ग में सीमित कर दिए जाते हैं। लोगों के प्रति शासकों की उपेक्षा होती है, जिससे जनता में असंतोष घर कर जाता है। वर्ग तंत्र में अमीरों की संपत्ति बढ़ती जाती है, और जब अमीरों की संपत्ति छीनी जाती है तो वो क्रांति का कारण बनती है। प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र में क्रांति का कारण वाग्वीर की उपस्थिति है। वाग्वीर मतलब जो झूठ बोलता है, बढ़ चढ़ के बोलता है। और लोक नेताओं की अधिकता के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि लोक नेता अधिक होने के कारण वो शासन सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, शासन पर आधिपत्य चाहते हैं, जिससे कि उनमें संघर्ष होता है और क्रांति होती है। इस प्रकार ये 6 जो शासन व्यवस्थाएं, उन 6 में अलग अलग कारण हैं। अब आगे अरस्तु इन विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति रोकने के उपाय बताते हैं। जैसे राजतंत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए, राजकुल में कलह नहीं होनी चाहिए, जबकि निरंकुश तंत्र में शासक अत्याचार ना करे तो राजतंत्र और निरंकुश तंत्र में क्रांति नहीं होगी। कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र में निर्धन के साथ अच्छा व्यवहार हो, समानता का सिद्धांत लागू हो और भ्रष्ट शासन व्यवस्था समाप्त हो तो यहां क्रांति को रोका जा सकता है। संवैधानिक तंत्र में शासन मध्यम वर्ग के द्वारा हो, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएं तो यहां भी क्रांति नहीं होगी। लोकतंत्र, जिसको ये भीड़ तंत्र कहता है अरस्तु, उसमें संविधान के अनुसार शासन हो और वाग्वीर बड़बोलेपन की अनुपस्थिति होनी चाहिए, तो इन विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति को रोका जा सकता है। क्रांति को रोकने के कुछ सामान्य उपाय भी अरस्तु ने बताए हैं। अरस्तु ने कहा है कि शासन व्यवस्था में यदि मध्यम वर्ग का शासन हो तो क्रांति रोकी जा सकती है, सद्गुणी शिक्षा हो, सम्मान और पदों का न्यायपूर्ण वितरण हो, मिश्रित संविधान हो, संविधान के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की आस्था हो, आर्थिक और सामाजिक समानता पर उस शासन व्यवस्था में बल दिया जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सरकार कराए, वहां की न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य को परिवर्तनों के प्रारंभ से बचाना, अर्थात राज्य में छोटे मोटे परिवर्तन हो जाए लेकिन बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए और लोगों की मांगें स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये उन्होंने जो हर शासन व्यवस्था में कुछ सामान्य से कारण होते हैं, उनका सामान्य उपाय अरस्तु ने बताया है। अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की समालोचना करें तो विचारों की आलोचना उसके द्वारा क्रांति का संकीर्ण अर्थ लेने के साथ ही क्रांति के कारणों की अपेक्षा उपायों पर उन्होंने ज्यादा बल दिया है। एक तो क्रांति का संकीर्ण अर्थ लिया है, हर प्रकार का परिवर्तन क्रांति माना है, और कारण की अपेक्षा उपायों पर ज्यादा बल दिया है। इनके आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। लेकिन आप देखोगे कि अरस्तु के विचारों का सर्वश्रेष्ठ महत्व है कि आज क्रांति राजनीति विज्ञान का संपूर्ण और महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। राजनीति विज्ञान में क्रांति को एक बड़ा विषय माना जाता है। धन्यवाद।